हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अमित कुकरेती। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सेट को लगाएंगे और इसमें जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो आपका सीजीएल मेंस का है। और सीजीएल मेंस आपका जो अभी पिछले साल यानी 2023 में जो 26 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आपके पास रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों के एक बार हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, किस तरीके से हमने इनको सॉल्व करना है, एक बार आप उन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो आपके पास रखा गया है नंबर सीरीज से। अगर आप इसमें नंबर सीरीज के जो पैटर्न को पहचाने तो आपके जितने भी नंबर हैं वो कॉन्टिन्यूसली बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और जब भी आपके पास नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जाते हैं तो इसका मतलब वहाँ कहीं ना कहीं आपका मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगता है। और अगर आप यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें तो आपका नंबर 18 से स्टार्ट हुआ और नंबर लास्ट में जाते जाते काफ़ी बड़ा नंबर हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉजिक क्या लगा, अगर आप 18 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे यानी 74 तक हमने पहुँचना है। 18 की मल्टीप्लाई अगर आप 4 से करेंगे और 2 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 74। उसी तरीके से अगर आपको 74 से 298 बनाना है तो इसकी मल्टीप्लाई अगर आप 4 से करेंगे और 2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 298। यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन में जो पूरा लॉजिक चल रहा है वो चल रहा है आपका इंटू 4 प्लस 2 का। इसी तरीके से अगर आप जो लास्ट इसमें एलिमेंट दिया गया 4778, इसकी मल्टीप्लाई अगर आप 4 से करेंगे और 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, आपके पास आंसर देखो किस तरीके से करेंगे, 4 8 जा 32 यानी यूनिट डिजिट देखना कितना आएगा 2, और 2 में 2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 4। और अगर 4 मिलेगा तो फिर देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट 4 में है, केवल ऑप्शन 2। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आपके पास आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन 2, ठीक है। तो ये था आपके पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन और इसमें जो आपके पास लॉजिक लगा वो क्या लगा, इंटू 4 प्लस 2 का। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आप दूसरे क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा और इस प्रश्न में आपको क्या पूछेगा, बड़े ध्यान से देखिएगा कि आपके पास 4 पेयर दिए गए हैं। पेयर आपको दिखाई दे रहा होगा और इन पेयर में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पेयर है जो आपस में क्या है, क्या लिखा गया यहां, There three of the following 4 numbers pair are like in a certain way and thus form a group. Which is the pair that does not belong to the group? यानी आपको ये छांटना है कि इन 4 ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है जो इसको बिलोंग नहीं करता। यानी ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है और क्लासिफिकेशन के नए पैटर्न का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें कि अब इसको कैसे किया जाए तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूं ताकि आपको ऑप्शन काफी अच्छे तरीके से नजर आ जाए। आपने इसमें क्या छांटना है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाकी से क्या है, अलग है, ठीक है। अब यहां अगर आप देखें इसमें तो अगर आप 13 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 117 यानी 117। 15 की मल्टीप्लाई अगर 9 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 135। उसी प्रकार 18 की मल्टीप्लाई अगर 9 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 162। इसका मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट, कि यही वाला ऑप्शन आपका क्या है, ऑड है। एक बात का ध्यान रखना, इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास एनालॉगी में भी पूछा जाता है यानी जो सिमिलैरिटी वाला है, और इसी तरीके का क्वेश्चन आपके पास क्लासिफिकेशन में भी पूछा जाता है। अब एनालॉगी का है या क्लासिफिकेशन का यानी सिमिलैरिटी का है या ऑड वन आउट का है, वो आपको कहां से पता चलेगा, वो आपको डायरेक्शन को पढ़ के पता लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम में जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो बड़े ध्यान से डायरेक्शन पढ़ना कि एनालॉगी का है या क्लासिफिकेशन का, ठीक है। यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया आपके पास, सेम देखो उसी तरीके का प्रश्न है जैसे प्रीवियस वाला था, यानी अगर क्वेश्चन का डायमेंशन देखें तो वैसे ही पूछा गया। लेकिन एक बार चेक करते हैं ये एनालॉगी का है या क्लासिफिकेशन का। बड़ा ध्यान से देखें, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर फॉलोइंग सेट्स। यानी ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये क्लासिफिकेशन का नहीं, कौन से चैप्टर का है, एनालॉगी का। और इसमें आपने सिमिलर छांटना है। और इस क्वेश्चन को अगर आप बड़े ध्यान से देखें, ऑप्शन देखो क्या है आपके पास। आपके पास इसमें कहा गया इस सेट में एक लॉजिक लगाया गया है और इस सेट के जैसा लॉजिक आपका कौन से ऑप्शन में है। तो देखो बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा गया था और इसका लॉजिक ये था, अगर आप पहले नंबर की मल्टीप्लाई दूसरे नंबर से करते हैं तो आपको कौन सा नंबर मिलता है, थर्ड वाला। यानी 5 × 5 25, 2 × 5 10। अब ऐसा देखिएगा, ऐसा सिमिलर आपको लॉजिक कहां मिलेगा, ये मिलेगा आपको ऑप्शन 4 में, यानी
आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो कौन सा होगा, ऑप्शन 4। तो देखो इस तरीके का बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके पास सीजीएल मेंस में पूछे गए थे, और अगर आप पहले 3 क्वेश्चन को देखें तो ऐसा कहीं पर भी नहीं था कि हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, बड़ी आसानी से आपके पास ये क्वेश्चन आपके आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां आपके पास क्या पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट से, और प्रश्न क्या पूछा गया आपको इसमें, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट, यानी अंतिम राइट पे कौन बैठा। अब एक बार इस क्वेश्चन को शुरुआत से बड़े ध्यान से पढ़े। आपके पास नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 7 लोग, यानी 7 पर्सन है, और ये सभी एक स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का है। सभी के सभी लोग एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं, और जितने भी हैं ये सभी फेसिंग कहाँ हैं, नॉर्थ में, और साथ के साथ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। और अगर नॉर्थ में देख रहे हैं तो आपको लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति आपका नॉर्थ में देखता है इधर उसका लेफ्ट होता है, इस तरफ क्या होता है, राइट। और फिर आपको क्या पूछा गया कि इस पंक्ति के अंतिम राइट कॉर्नर में कौन सा आदमी आपका बैठेगा। तो देखो इसको किस तरीके से करना है, बड़े ध्यान से सुनना। आपके पास टोटल 7 पर्सन है, तो एक बार बना लेते हैं। 7 कौन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसमें आप क्वेश्चन देखें, कहा गया ओनली 3 पर्सन लेफ्ट ऑफ डी, डी के बाएं केवल 3 लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब देखो यहाँ पे कहाँ पे बैठना चाहिए, डी, डी को इसी जगह पे बैठना चाहिए। और अगर आप देखें तो डी के लेफ्ट में केवल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ओनली 2 पर्सन बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में 2 लोग हैं। अब देखो डी आपका यहां पर है तो ए यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी में जा रहे हैं, तो आप इसको 2 पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर लो। एक बार आप ए को यहां बिठाएंगे तो डी और ए के बीच में 2 लोग हैं। एक बार आप ए को यहां बिठाएंगे तो डी और ए के बीच में अभी भी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो पॉसिबिलिटी में ये गया। आगे देखिए, ओनली 2 पर्सन बिटवीन डी एंड ए। अगले देखो, बी सीट्स 5th राइट ऑफ सी। देखो जहां पर भी सी होगा, सी के राइट में जो 5वां है वो कौन आना चाहिए, बी आना चाहिए। कहां पे बैठेगा नहीं पता, स्किप करिए, आगे बढ़िए। जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, जहां पर भी ई है, ई के इमीडिएट राइट यानी ई के ठीक दाएं तरफ कौन आना चाहिए, जी आना चाहिए। अब याद रखना ये जो बट यूज हुआ है ना, बट हमेशा पहले आदमी के लिए यूज होता है, और जी के लिए क्या कहा गया, बट की जगह आप जी को लगा सकते हैं। जी समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में कहीं कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। ध्यान से सुनना, प्रश्न आपको क्वेश्चन में ही ऊपर दिया गया कि जो आपका जी है वो ए के बाएं कहीं बैठा हुआ है। अब इमीडिएट भी हो सकता है और उनके बीच में कुछ लोग भी बैठ सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर ए के लेफ्ट में कहीं जी बैठा हुआ है तो ऊपर वाला अरेंजमेंट देखना, इस कॉर्नर में एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे ए बैठा हुआ है, तो क्या इसके यहां कहीं जगह है, क्या आप जी को बिठा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बिठा पाएंगे। इसका मतलब आपका अरेंजमेंट यही वाला बनेगा कि ए को आपके एक्सट्रीम राइट हैंड पे आना चाहिए। अब देखो आपने जैसे ही यहां तक बनाया, एक बार प्रश्न के लास्ट में जरूर पढ़िएगा क्या कहा गया, हु सिट्स टू द एक्सट्रीम राइट, अंतिम किनारे पे कौन बैठेगा। तो बताओ अंतिम किनारे पे कौन आना चाहिए, तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा कि अंतिम किनारे पे किसको आना चाहिए, ए को बैठना चाहिए। ठीक है, तो एक बात यहां पे बहुत ध्यान रखिएगा, जब आप एसएससी के क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो एसएससी खासकर सिटिंग अरेंजमेंट आपको केवल वहीं तक बनाना है जहां आपका आंसर आ जाए। इसको पूरे बनाने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम ही बर्बाद होगा और एग्जाम में इतना समय होता है नहीं। तो आप इसको केवल इतना ही बनाइए जहां तक हमें आंसर मिल जाए। हालांकि आप बाकी सबको बैठा भी देंगे, बाकी जो और सीटें हैं वहां पे अगर आप लोग बिठा भी देंगे तो कोई फायदा नहीं है, यहीं तक आपका आंसर आ जाएगा। एक्सट्रीम राइट हैंड पे कौन बैठेगा, ए बैठेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप एग्जाम में खासकर ध्यान रखिएगा, ताकि हमारा इन प्रश्नों में, ऐसे छोटे प्रश्नों में समय बचा सकें। तो एक्सट्रीम कम से कम एक बार लास्ट में जरूर पढ़ लीजिएगा, पूछा क्या गया। आ जाओ अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है नॉन वर्बल, और अगर ये नॉन वर्बल है तो कौन से चैप्टर से नॉन वर्बल पूछा गया, बड़े ध्यान से देखना। ये नॉन वर्बल है आपका एनालॉगी का। अब इसमें क्या पूछा गया, किसी तरीके से ए का रिलेशन बी से है, तो आपको पूछा गया बताओ सी का रिलेशन किससे होगा। तो अगर आपने डायग्राम को एनालाइज किया तो बड़े ध्यान से देखना, यहां पर ये वाला हिस्सा, जो भी एलिमेंट आपको यहां पर दिया गया है, अगर वो नेक्स्ट वाले में जाएगा
तो उसका ठीक उल्टा हो गया, यानी 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, यानी ये ऊपर की तरफ था, यहां नीचे की तरफ कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये जो एरो ऊपर के लिए है, अगले में आपका एरो कहां को होना चाहिए, नीचे की तरफ। और अगर एरो नीचे की तरफ होगा तो ऑप्शन फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास दूसरा और चौथा बचा। दूसरे और चौथे में जो अंतर है वो किसका अंतर है, P का अंतर है, कि ये P किस तरीके से आना चाहिए। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो भी एलिमेंट था अगले में वो यहां पे आ गया, इसका मतलब P का जो है आपका इसी कॉर्नर पे आना चाहिए। और अगर P, बहुत ध्यान से सुनना, जो आपका ये वाला एलिमेंट है, कौन सा वाला, खासकर ये वाला, जिसको देखो जो आपका लेफ्ट कॉर्नर में रखा गया, ये अगले में यहां पर आ गया, तो देखो इस जगह पे आ गया। इसका मतलब ये जो P है वो इस कॉर्नर में यहां पर आना चाहिए। अब इन दोनों में से, दोनों ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन आपका चलना चाहिए, आपका फोर्थ वाला चलना चाहिए। सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो बड़ा आसान सा आपको प्रश्न यहां पर एनालॉजी से भी पूछा गया था कि किस तरीके से ये बनना चाहिए। देखो बड़ा आसान है, यहां तक अभी तक एक भी प्रश्न कठिनाई वाला नहीं था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया आपके पास। अगला क्वेश्चन है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, और इसमें कहा गया आपके पास एक शब्द दिया गया है हॉकी। अगर आप इस हॉकी के कौन कौन से लेटर को उठाने को कह रहा है, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठवां जो एलिमेंट है, अगर आप इनसे मीनिंगफुल बना सकते हैं तो इन चार शब्दों, इन चार लेटर के यूज से कितने मीनिंगफुल आपके शब्द बनेंगे, ये तो पूछा गया। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। अब ये लेटर कौन कौन से हैं, सेकंड, फोर, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब देखो सेकंड, फोर, फिफ्थ, सिक्स्थ कौन से हैं, सेकंड, फोर, फिफ्थ, सिक्स्थ। यानी अगर आप लेटर को उठाएं तो ये है आपके पास O, C, E, Y। अब आपके पास क्या यही आ रहे हैं इसमें, देखो जरा एक बार, कौन कौन से अल्फाबेट कहा उसने, एक बार फिर से कंफर्म करना, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। देखो सेकंड, फोर, तो आपके पास आएगा O, K, फिफ्थ, सिक्स्थ में देखो EY। तो ये चार आपके पास लेटर आए, और इन चार लेटरों के इस्तेमाल से आपको क्या करना है, एक मीनिंगफुल शब्द बनाना है। अब आपको देखने को कितने मीनिंगफुल बन सकते हैं, एक मीनिंगफुल, दो मीनिंगफुल या तीन। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक अल्फाबेट का यूज हमेशा एक ही बार किया जाता है, और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपका इस तरीके क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी वोकैब क्या होती है, बहुत कमजोर होती है। जहां पे वोकैब कमजोर होती है तो यहां पे हम कई बार चीजों को निकाल नहीं पाते। अब याद रखना, इन चार एलिमेंट से अगर आप कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाएं तो वो आपका बनता है योग, YOKE। यही आपका एक मीनिंगफुल लेटर शब्द बनता है, मीनिंगफुल वर्ड बनता है। और इस वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है ज्वाइंट करना या फिर यूनाइट करना, यानी चीजों को एकत्र करना। कोई दो चीजों को आप इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यानी इसका मतलब क्या होना चाहिए, ज्वाइंट करना या फिर यूनाइट करना। याद रखना, अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप एग्जाम में स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये कई बार आपके गलत हो सकता है, क्योंकि हमारे पास वोकैब का फुल अगर नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन आपका कई बार नेगेटिव अंक दिला सकता है। तो इसमें कितने मीनिंगफुल बनेंगे, केवल एक ही मीनिंगफुल बनेगा, और वो क्या बनेगा, योग। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले क्वेश्चन को अगर आप फोकस कीजिएगा तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो सिलोजिज्म से है। बड़ा आसान प्रश्न है, देखिए आंसर क्या आना चाहिए। सम पेन आर बुक, कुछ जो पेन है वो क्या है, आपके बुक हैं। ऑल बुक आर कार, जितनी भी बुक हैं वो आपकी क्या है, कार है। सम कार आर स्पून, कुछ कार जो है आपकी क्या है, स्पून है। तो इसका जो वेन डायग्राम है कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा। अब कंक्लूजन देखिएगा क्या पूछेगा, सम स्पून आर पेन, कुछ स्पून पेन है। देखिएगा स्पून आपको इस तरफ दिया गया, पेन इस तरफ दिया गया, दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, डाउटफुल है, यानी पहला वाला कंक्लूजन डाउटफुल यानी गलत। दूसरा, सम बुक आर पेन, कुछ बुक पेन है। तो अगर आप बुक और पेन को देखो तो बिल्कुल इनका जो है कुछ हिस्सा आपस में क्या होता है, कॉमन है, और कुछ बुक पेन है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओनली सेकंड फॉलो। और जहां पे ओनली सेकंड फॉलो है यानी ऑप्शन नंबर 4 ही आपका इसमें क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया आपके पास। अब अगला क्वेश्चन जो है आपके पास सीरीज का है, और इस सीरीज में आपके पास ये पूछा गया कि बताइएगा कि अगर आप इन ब्लैंक में इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को रखिएगा ताकि जो आपकी जो ये सीरीज है ये क्या हो जाए, कंप्लीट सीरीज बन जाए।
अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका जो बनता है ये सीरीज चैप्टर से है। अब देखो इसमें क्या होगा आपके पास, तो एक बार इसको लगाने की कोशिश करते हैं। देखो किस तरीके से आप कर सकते हैं इसमें, अगर आप यहां ध्यान से सुनना, यहां से लेके यहां तक चलते हैं, ये ए हुआ ये एफ हुआ, इसका लेटर पोजीशन 1 होता है, इसका 6 होता है, यहां कितने का गैप है 5 का गैप। यहां से अगर आप यहां जाए तो हमें पता नहीं है कितना है, इस एलिमेंट से फिर 2-2 का आप गैप लेके चलें, 1-2 के गैप के बाद फिर आपका ओ आया, ओ के बाद फिर 1-2 के गैप के बाद ये आया, इसके जो है 2 गैप के बाद आपको क्या मिलेगा x, और x के 2 गैप के बाद ये मिलेगा। तो अभी पता नहीं चला इसमें ढंग से। अब ये वाला जो एलिमेंट है जो यहां पे आएगा, इसके 2 एलिमेंट के गैप के बाद g मिला, g के 2 गैप के बाद आपको क्या मिला फिर i, g के 2 गैप के बाद देखना जरा, g I और ये L। अब देखो G आपका 7 होता है, ये 11 होता है, ये 7 ये 11, यानी यहाँ कितने का डिफरेंस आया न्यूमेरिकल पोजीशन में 4 का। आगे देखें, इसके 2 गैप के बाद यहाँ चलिएगा, 1-2 गैप के बाद P, आपका L 12 होता है और ये कितना होता है 12 होता है L, ठीक है। P कितना होता है 15, तो 12 और 15 में कितने का अंतर है 3 का। एक बार देखें, यहां से 2 गैप के बाद आपको G मिला, ठीक है, 2 गैप के बाद G को रहेगा, G के 1-2 गैप के बाद L, तो 7 होता है और ये कितना होता है आपके पास। अच्छा देखो जरा यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस सही करना, ये आपका G 7 होता है, L 12, यहाँ कितने का अंतर आया 5 का, ये 12 होता है, ये कितना होता है L 12, और 2 गैप के बाद P होता है आपका 15, यहाँ फिर 3 का गैप मिला। अच्छा यहाँ से 2 गैप के बाद देखना, P के 2 गैप के बाद 1-2 और U, P कितना होता है 16 और ये कितना होता है 21, फिर यहाँ कितने का अंतर मिला 5 का। अच्छा U के बाद फिर 2 गैप के बाद Y पे आ जाओ, ये 21 होता है, ये आपके पास कितना होता है 25, 21-25, यहाँ 4 का अंतर होता है। एक बार यहाँ देखो जरा कितना, अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखना, L और P आपका जो है 16 नंबर पे होता है, तो 15 नहीं, यहाँ पे कितने का गैप आएगा 4 का नंबर। फिर यहाँ देखो 1-2 गैप के बाद फिर D, अच्छा D हमारा जो है लेटर पोजीशन 4 भी होती है, और D की जो पोजीशन होती है वो कितना होता है, फिर देखो 26 में कितना ऐड करें कि 4 ऐड करके 30 आना चाहिए, यानी आपकी जो है D की 2 पोजीशन होती है, एक तो 4 होता है और एक 30 होता है। अब यहां देखो ये आपका 25 होता है, ये 30 होता है, फिर यहां कितने का अंतर आना चाहिए 5 का। तो अगर आप देखें तो आपके हर एक उसमें 5-4 5-4 5-4 का डिफरेंस आना चाहिए। तो यहां देखो, अब आप इस तरीके से सीरीज को भर सकते हैं कि यहां पे क्या आना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनना। ये वाला जो गैप है हम यहां पे कौन सा भरें कि आपके देखो ये G होता है 7 पे, G कितने पे होता है 7 पे, तो कौन से नंबर में मैं देखो 5-4 देखो 5-4 तो फिर अगला क्या आना चाहिए यहाँ पे 4, तो कौन से नंबर में 4 जोड़ूं, कौन से नंबर में 4 ऐड किया जाए कि 7 आ जाए, आप कहेंगे 3, और 3 पे कौन होता है C। इसका मतलब इसकी जो शुरुआत में है वो C होना चाहिए, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा अगला देखें, कोई ब्लैंक कहीं पे मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। अब इसमें देखें यहां पे आपका A में आपने 4 जोड़ा 5 आया, 5 में अब कितना जोड़ें, देखो 5, तो फिर अगला कितना आना चाहिए 4, F होता है 6, तो 6 में कितना 4 जोड़ के कितना आएगा 10 का मतलब यहां पर क्या आना चाहिए J, यानी दूसरा अल्फाबेट आपके पास J होना चाहिए। दोनों में CJ है, तो अभी तक है। अब तीसरे में देखो CJ, अब यहां पे भरना है आपको, यहां पे कौन सा आएगा, तो देखो ये वाला जो आएगा ये कहां पर आएगा, कौन से वाले एलिमेंट के साथ आएगा, ये वाला गैप, बहुत ध्यान से देखना इसको। D में 2 गैप के बाद I में 1-2 गैप के बाद M में 1-2 गैप के बाद ये। अब देखो D से जब आप I में जाओगे, D से I में, तो ये आपका 4 होता है, ये 9 होता है, तो 5 का अंतर। I से जब आप M में जाओगे, ये 9 होता है, ये 13 होता है, यानी 4 का अंतर। यानी फिर अगले में 5-4, तो फिर अगले में कितने का आना चाहिए 5 का। और अगर आप M में 5 जोड़े, यानी 13 में 5 जोड़े, तो आपके पास 18 आना चाहिए, और 18 का मतलब R, यानी आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन 3। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये 8वां वाला। थोड़ा आपको इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें किस तरीके का डिफरेंस बनेगा, तो फिर आपका आंसर बहुत आसानी से बन जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर आपका बन के जाएगा ऑप्शन 3 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला जो क्वेश्चन है आपका डाइस का है, और डाइस में भी पर्टिकुलर कौन सी डाइस का है, ओपन डाइस का। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसने क्या कहा, इसने कहा जब आप ये जो ओपन डाइस है, इस डाइस को जब आप क्लोज करेंगे तो क्लोज करने पर आपको ये बताना है कौन सा ऐसा सिंबल है जो इस साइन के यानी इस सिंबल के अपोजिट आएगा। अगर आपको पता है कि जो ओपन डाइस है उसमें क्या थ्योरी चलती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओपन डाइस में कॉन्सेप्ट चलता है कि हर एक जो एवरी अल्टरनेट सर्फेसेस हैं वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, यानी एकांतर क्रम में जो भी सतह आती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। मतलब ये वाला का अल्टरनेट ये बनेगा, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक, यानी इसके अपोजिट में आएगा, और इस वाले साइन के अपोजिट में ये आएगा, या फिर आप कह सकते हैं इस साइन के अपोजिट में ये साइन आपका आना चाहिए। तो फिर आपको ये पूछा गया तो इसके अपोजिट में कौन सा आंसर आएगा, कौन सा सिंबल बनेगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो ये ओपन डाइस में इस तरीके का था, बहुत ही आसान आपका ये भी प्रश्न था। चलिए 10वें क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा गया, ये आपका है कंप्लीशन ऑफ फिगर। अब उसने ये कहा आपके पास जो ये फिगर दिया गया है, दिए गए ऑप्शन में से इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें फिल कर दिया जाए तो ये डायग्राम कंप्लीट हो जाए। देखो इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, केवल विजुलाइज कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। यानी ऑप्शन थर्ड बहुत ध्यान से देखना, ऑप्शन थर्ड को अगर आप यहां पे रखते हैं तो आपका ये डायग्राम क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये डायग्राम आपका इस तरीके से आना चाहिए, और यहां वाला हिस्सा जो है आपका कुछ इस तरीके से क्या है, ये वाला इसको यहाँ पे कंप्लीट करेगा। ठीक है, और ये वाला जो है इस तरीके से यहां जाना चाहिए कुछ ऐसा। तो आंसर कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन थर्ड। चलिएगा अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एनालॉगी से आपको पूछा गया है कि किसी तरीके से क्राउड का रिलेशन डेंस है तो स्लोप का क्या होगा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, भीड़ और सघन मतलब काफी क्लोज। देखो क्राउड और डेंस एक दूसरे के सिनोनिम्स है, तो स्लोप का आंसर क्या होगा, फिल नहीं हो सकता, टाइट नहीं हो सकता, प्लेन नहीं हो सकता। क्या होगा इसका आंसर, स्टिप यानी चढ़ाई। यानी स्लोप जितना ज्यादा होगा वो चढ़ने में है क्या होगा, उतना सा आपका उतना ही उसमें एंगल बनेगा। तो देखो इसमें क्या आंसर क्या आना चाहिए, स्टिप का क्या आएगा, इसका क्या जाएगा, स्लोप का स्टिप। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। चलिए बढ़िया, अगले क्वेश्चन में 12वां क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या पूछा गया था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन आपका सीरीज का था तो वो आपने गैप से भर दिया। ठीक है, यानी वहां डिफरेंस था, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन किया था एक सीरीज का। अब सीरीज का ये वाला जो क्वेश्चन है ये गैप वाला नहीं है, सीरीज का जो ये क्वेश्चन है ये रिपीटेड सीरीज का है, ये कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज का। अब इसको आप किस तरीके से करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। यहां अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 एलिमेंट है। और आपको पता है कि जो 15 एलिमेंट होता है ये 2 पार्टों में होता है, या तो 5 एलिमेंट के 3 पेयर बनेंगे, 3 एलिमेंट के 5 पेयर बनेंगे। हमेशा कोशिश कीजिएगा बड़े पेयर से लेके चलें। तो अगर 5 देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखो यहां आपको यहां PRY मिला, यहां भी आपको P मिला। देखो दूसरे में आपका R है तो यहां भी दूसरे में क्या भर दो, R भर दो, क्योंकि पहले पे P है तो यहां भी P भर दो। तो क्या बना, PR PR PR। अब देखो यहां पे जो आपका पहले पेयर में चौथा एलिमेंट है वो Y है, पहले पेयर में चौथा एलिमेंट Y है तो यहां भी Y भरिएगा, यहां भी Y भरेगा। तो क्या बना, PRAYZ। अब इसको भरने की कोशिश करते हैं, PRAYZ PRAYZ। यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए, जो रेड कलर में लिखे गए हैं AZPYRY। ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपको, AZPYRY, यानी ऑप्शन फोर्थ में। तो देखो इस तरीके के में कई बार आपको ऑप्शन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से है, और कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या पूछा गया कि किसी उसको ये कहा गया, उसको ये कहा गया, तो आपको यहां पूछा गया है कि बताओ डी का कोड क्या आएगा। अब बड़े ध्यान से सुनना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, किसी लैंग्वेज में कार्ड को इतना नंबर दिया गया, सर्व को ये दिया गया, पैक को भी दिया गया, और आपको लास्ट में एक अल्फाबेट है, सिंगल अल्फाबेट डी, इसको आपने किस तरीके से निकालना है। बड़े ध्यान से सुनना, इस तरीके का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो किस तरीके से आपने बनाना है। तो बड़े ध्यान से सुनिए, इसको कैसे करेंगे।
CARD, CARD का जो कोड आ जाएगा वो कितना दिया गया 7359। अच्छा सर्व को देखें SERV, सर्व का जो कोड है वो दिया गया आपको 1256। हर एक वर्ड में 4-4 लेटर हैं। PACK, इसका जो कोड दिया गया वो दिया गया 8497। और आपको पूछा गया बताओ कि जो D है D के लिए कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू यूज होगा। तो बड़े ध्यान से सुना। आप करते कैसे हैं, यहां ध्यान से सुनना, D आपका पहली लाइन में है, इसका मतलब D का कोड भी पहली ही लाइन में होगा और 7359 में से कोई एक ही D का आंसर होना चाहिए। अब देखो, अब यहां ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कॉमन लेकर किया जाता है और ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार बैंकिंग में भी मिलते हैं, लेकिन इस तरीके का नहीं, वहां दूसरे तरीके से ही पूछा जाता है। अब आपने देखना है D कॉमन कहां कहां है, तो D कहीं भी कॉमन नहीं है। तो D के साथ जो बाकी और लेटर हैं CAR, इनमें से देखते हैं कौन कहां है कॉमन है। देखो पहला एलिमेंट अगर आप C देखें तो C पहले में कॉमन है, C लास्ट में कॉमन है। एक और बात देखना, C के साथ A है और C और A दोनों पहली और तीसरे में क्या है कॉमन है। इसका मतलब उस तरफ भी पहले और तीसरे में कोई 2 नंबर कॉमन होंगे। तो देखो कौन कॉमन है, एक तो 7 7, 3 है क्या नहीं, 5 है क्या नहीं, कौन है दूसरा 9। यानी यहां CA कॉमन थे, CA कॉमन थे तो वहां भी CA आपका कैंसिल हो गए। अब अगला देखें, R आपके पास यहां कॉमन है, R यहां कॉमन है। इसका मतलब यह हुआ अगर R इन दोनों जगह कॉमन है तो R का कोड भी वहां कोई ना कोई कॉमन होगा। तो 5 5 कॉमन है तो हट गए। यहां क्या बचा D, इसका मतलब D का कोड क्या होना चाहिए 3। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट 3। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हमेशा आपने इसी तरीके से करना है ताकि ये चीजें इस तरीके से आपका बन जाए। तो ध्यान से रखना, कोडिंग डिकोडिंग की सारी अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कि कैसे वाले क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिक सीरीज से है, यानी ये सीरीज का ही क्वेश्चन है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ये कई बार बनता है। इसने कहा क्या, आपके पास एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया और उसने कहा अगर हम इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, कौन सी साइड से, लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं, तो ऐसे कितने नंबर हैं जो अपनी जगह पर क्या होंगे, अनचेंज रहेंगे। अब देखो क्या है नंबर, एक बार देखो 7 1 4 8 3 5 6। अब इन नंबर को आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ आपने इन चीजों को लगाना है। अब देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1, 1 के बाद अगला कौन सा आना चाहिए 3, 3 के बाद अगला नंबर 4, 4 के बाद अगला 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8। अब पहले जो ओरिजिनल जो नंबर है उसका अगर इसे कंपैरिजन करें तो ऐसा देखिएगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो अपनी जगह अनचेंज्ड है, केवल कौन सा है 4। 4 ऐसा है जो पहले भी वहीं पे था, अब भी वहीं पे था। तो यानी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कितने ऐसे नंबर हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज्ड है, तो केवल एक ही है, यानी आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन थर्ड। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी आंसर आपका ऐसा आएगा। क्लियर है यहां? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि अगला क्वेश्चन आपके पास किस तरीके से दिया गया। देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका ये क्लासिफिकेशन का है, ऑड वन आउट का। कहां से पता चला, यहां पे लिखा गया कि विच ऑफ द एलिमेंट डज, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यहां पर बिलोंग नहीं करता है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा इन सभी को आप एक बार विजुलाइज करें, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन बाकी सबसे अलग है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इसका जो सबसे इनर एलिमेंट है, यानी जो सबसे अंदर है, इसमें क्या है आपका सर्कल, इसमें क्या है स्क्वायर, इसमें क्या है सर्कल, इसमें भी क्या है सर्कल, और इसमें भी क्या है सर्कल। बाकी सब ऑप्शन को देखें तो जो इनका सबसे अंदरूनी एलिमेंट है वो सब सर्कल है, और इस वाले में देखो ऑप्शन बी में क्या दिया गया आपके पास स्क्वायर। इसका मतलब एक तो हो सकता है ये आंसर हो जाए, दूसरा तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसके बाहर वाले साइड को काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे बाहर कितने साइड हैं इसमें 7 साइड, और अंदर वाले में देखो कितने साइड हैं 6 साइड। इस वाले ऑप्शन को देखें, इसमें कितनी साइड है बाहर, 1 2 3 4 5 6 7, बाहर कितनी साइड है 7, अंदर वाले में कितनी साइड है, ट्रायंगल है तो 3 साइड है। इसमें देखो बाहर कितनी साइड है 6, अंदर वाले में 4, बाहर वाले को देखो 1 2 3 4 5
6, ये 6 साइड है, अंदर वाले में 5 साइड है। इस बाहर वाले को देखना 5 साइड है और अंदर में कितना है 3 साइड। अगर आप इस मेथड से भी जाते हैं या इस अप्रोच से भी जाते हैं तो यहां देखो कितने का अंतर आया, 2 का अंतर। 6 और 4 में भी 2 का डिफरेंस, 6 और 5 में भी 2 का डिफरेंस, 5 और 3 में भी 2 का डिफरेंस। और इस ऑप्शन बी में जो पहले भी हमारा आंसर आया था, देखो इसमें कितना डिफरेंस है, 4 का। तो आप इस तरीके से भी इसको अलग कर सकते हैं कि बाकी ऑप्शन से किस प्रकार अलग। हालांकि हमारा जो पहला वाला मेथड है वो सबसे आसान था कि बाकी सब में जो है आपका सर्कल दिया गया, केवल इसी में आपके पास स्क्वायर था, इस वजह से यही आपका क्या होगा, सबसे अलग आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया आपके पास। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, और मैथमेटिकल ऑपरेशन में इसने क्या कहा, साइंस को इंटरचेंज करने को कहा, और इंटरचेंज करने के बाद आपको पूछा गया बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आना चाहिए। अब बड़े ध्यान से देखना, यहां पे आपके पास 113 है, यहां पे पास 4 है, ये 217 है, ये 7 है और ये 4 है। इसने ये कहा आपको कि अगर आप क्या करें, प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दें, मतलब प्लस की जगह माइनस आ जाए, माइनस की जगह प्लस आ जाए। तो देखो यहां पे माइनस था तो यहां पे प्लस आ जाएगा, यहां पे प्लस था तो यहां पे माइनस आ जाए। अगली तरफ आप देखें तो इनटू और डिवाइड को भी इंटरचेंज करना, यानी जहां पे डिवाइड है वहां पे इनटू कर दो, जहां पे इनटू था वहां पे क्या कर दो, डिवाइड। अब आपको पता है यहां क्या लगता है, आपका बॉड मास का ही रूल यूज होता है, यानी आपको सबसे पहले डिवीजन वाला सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से बनेगा। यह आएगा आपका 113 इंटू 4 प्लस, आप देखो 7 का डिवाइड आप इसमें करोगे तो कितना आएगा, कितना मिलेगा आपको यहां पे 31 मिलेगा, -4। आगे देखें 4 की मल्टीप्लाई 113 से कर दो तो कितना आएगा, 4 3 जा 12, 4 3 12, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 एकम 4, 452। और 31 में से 4 गया तो कितना आएगा आपका 27 आएगा। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 479। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपके पास आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट। और बहुत ही आसान ये आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, केवल साइंस को आपने क्या करने थे, इंटरचेंज करने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके पास फिर वही पूछा गया, कौन सा, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, और इसमें भी अगर आप देखें तो केवल साइन को इंटरचेंज करने को कह रहा है। तो क्या कहा इसने, ध्यान से सुनिएगा, ये 161 है, ये 4 है, 75 है, फिर 5 है और फिर 4 है। इसने ये कहा अगर आप इसमें प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दें, तो चलो करते हैं। यानी 4 और 75 के बीच में प्लस था तो माइनस रख दो, 5 और 4 के बीच में माइनस था तो यहां पे क्या रख दीजिएगा, प्लस रखिएगा। फिर कहा इंटू डिवाइड को भी इंटरचेंज कर दो, यानी डिवाइड की जगह इंटू रख दो, इंटू की जगह, यानी 75 और 5 के बीच इंटू था तो यहां क्या रख दो, डिवाइड। फिर वही बॉड मास वाले रूल को फॉलो करो, 161 इंटू 4 माइनस, आप यहां देखें कितना आएगा, 15 प्लस 4। आगे देखिएगा 4 एकम 4, 4 छके 24, 4 एकम 4 और 2 6, तो ये कितना है यहाँ पे 644। आगे देखिए 15 में से 4 गया 11। अब यहां अगर 644 में से 11 कम करेंगे तो कितना आना चाहिए आपके पास, आंसर आना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट 633। यानी हमने यहां पे 17 क्वेश्चन कर लिए, और आप 17 क्वेश्चन में देख लो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो चैलेंजिंग हो, बड़े आसान सा यहां पे आपके पास प्रश्न पूछा गया था। क्लियर है यहां तक सभी का? चलिएगा अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला कौन सा है, अगला पूछा गया आपके पास अप्रोक्सीमेशन से। अब इसने क्या कहा, इसने ये कहा यहां अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ सकती है, तो बड़ा आसान होता है, आप इस वाले हिस्से को कितना लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं। अगला देखो इसको 5 लिख लो आप, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी और ऑप्शन भी बहुत दूर दूर है, तो आप इनमें ज्यादा डिफरेंस कर लो तब भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन हमने क्या किया, 49.85 को 50 रख दिया, 5.31 को 5 रख दिया, और ये 9.97 था तो इसको आप कितना रख लो, 10 रख लो। अब देखो आंसर निकालो, 50 और 10 कितने हो गए, 60, 60 में से 5 गए तो कितना आना चाहिए आंसर, 55। यानी ये आंसर बनेगा आपका ऑप्शन थर्ड 55, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहां पर इतना ही आपके पास बन के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो है आपका लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है। अब इसने क्या कहा, आपके पास कुछ टर्म दिए गए और इसने ये कहा अगर इन टर्मों को अगर आप अरेंजमेंट करें तो आपको क्या बनाना है, एक लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है। अब लॉजिकल और मीनिंगफुल अगर आपको ऑर्डर बनाना है तो आपको इन चीजों का मतलब पता होना चाहिए। देखो ये प्रोसेस है, एक क्या है, शर्ट के कपड़ा बनाने का, ये शर्ट बनाने का क्या है, ये एक अरेंजमेंट है।
अब इस अरेंजमेंट में अगर आप देखें तो सबसे बेसिक चीज आपके पास क्या होना चाहिए, सभी में देखें तो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपके पास 5, यानी पहले क्या होना चाहिए कॉटन। और अगर आपके पास कॉटन है तो कॉटन से क्या बनता है आपका थ्रेड, तो आंसर दूसरा आएगा 2। अब देखो क्या केवल इतने से 5 और 2 को अरेंज करने से आपका कहीं ऑप्शन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, कौन सा, ऑप्शन 2। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2। अब देख लो, इसको मैच कर लो। सबसे पहले कॉटन, कॉटन से क्या बनेगा आपका धागा बनेगा, धागा से क्या बनता है आपका फाइबर यानी कपड़ा, धागा से मिलकर कपड़ा बनता है। कपड़े के बाद आपका क्या बनेगा शर्ट का पीस, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या बनेगा आपके पास एक शर्ट कंप्लीटली बन के आएगा। तो इस तरीके से आपने इसको बनाना था, लॉजिकल अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। आ जाइए 20वें क्वेश्चन में। 20वां जो क्वेश्चन है वो आपके पास पूछा गया है किससे, कौन से वाले चैप्टर से, ये है आपका डेटा सफिशिएंसी का। पहले मैंने इसको हिंदी में रखा हुआ है, बड़े ध्यान से जो हिंदी वाले हैं इसको एक बार चीजों को देख लेना, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपने कैसे करना है। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी का अप्रोच सभी को पता होगा, किस तरीके से इसके क्वेश्चन को बनाए जाते हैं। मैं सीधे यहां पर एक सॉल्यूशन में आ रहा हूं, जो हिंदी वाले हैं वो इसको एक बार इस तरीके से देख लेना। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन डी फेसिंग, डी कहां देख रहा है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो ये कहा गया आपके पास ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक गोल मेज है, उसके चारों ओर कुछ लोग बैठे हुए हैं और नंबर ऑफ पर्सन कितना है 6। ईच ऑफ देम फेसेस आइदर द सेंटर और आउटसाइड, यानी इनमें से कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग क्या देख रहे हैं, या तो बाहर की तरफ देख रहे हैं। इन विच डायरेक्शन इज डी फेसिंग, डी कहां देख रहा है। अब देखो पहला वाला अगर स्टेटमेंट बनाए तो आपके पास टोटल कितने लोग हैं इसमें बैठे हुए 6। अब इसने क्या कहा, बी सेकंड राइट ऑफ एफ एंड बोथ आर फेसिंग सेंटर, बी जो है सेकंड राइट में है एफ के दोनों अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो देखो यहां पे एफ है, एफ अगर अंदर देख रहा है तो एफ के राइट में सेकंड बी हो जाएगा, तो बी भी कहां देख रहा है अंदर, क्योंकि इसने कहा दोनों अंदर की तरफ देख रहे हैं। ओनली 2 पर्सन बिटवीन ए एंड ई फ्रॉम द आइदर साइड, ए और ई के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, यानी अगर आप ए के लेफ्ट से काउंट करें तब भी 2 लोग आएंगे, ए के राइट से काउंट करेंगे तब भी 2 लोग बैठने चाहिए। आगे कहा गया बोथ ए ई आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ए और ई कहां देख रहे हैं दोनों एक ही तरफ, अगर ए अंदर तो ए भी अंदर, और अगर ए बाहर तो ई भी बाहर। ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ए किसका पड़ोसी नहीं है, बी का पड़ोसी नहीं है, यही तो लिखा गया ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, यानी इस जगह पर आपका ए नहीं बैठना चाहिए। और हमें पता है ए और ई के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं, इसने क्वेश्चन में ये कह दिया ए और ई के बीच में 2 लोग। अब देखो सेटिस्फाइड करें, यहां पर तो ए आ नहीं सकता, अगर ए नहीं आएगा तो बाकी और बैठ सकते हैं, और आपको ये भी सेटिस्फाइड करना है ई और ए के बीच में 2 ही लोग बैठने चाहिए। तो यही आपका ई और ए इन्हीं 2 जगह पर बैठ सकते हैं, बाकी कहीं पर भी नहीं बैठ सकते। और यहां से आपका सेटिस्फाइड भी हो जाएगा कि यहां से देखो ई और ए के बीच में 2 लोग हैं, और यहां से भी, मतलब आप ए के लेफ्ट से या राइट से कहीं से भी काउंट करो तो आपके 2 लोग बैठेंगे। अच्छा, उसने कहा ए और ई की डायरेक्शन एक जैसे हैं, लेकिन ना हो तो हमको ए की डायरेक्शन पता है ना ही ई की डायरेक्शन। अच्छा, क्या हम यहां बता सकते हैं कि डी कहां देख रहा है, तो पहले से आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर पहले से आंसर नहीं आएगा तो ऑप्शन चौथा ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, फर्स्ट एलोन सफिशिएंट। अगर ये हुआ तो और कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर हो सकता है, सेकंड एलोन। अब देखो आगे एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड कहता है सी इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, सी कहां देख रहा है, बी के अपोजिट। अगला सी जो है फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, यानी जहां भी बी देख रहा है उसके अपोजिट में सी देख रहा है। अगला डी इज सिटिंग टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, सी के बाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ें तो क्या आपको यहां डी या सी में से किसी की भी डायरेक्शन पता है, इसको हमने अलग से सॉल्व करना है, सेकंड को पहले से मिक्स नहीं करना अभी। तो आपका जब आप उसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जब सी की ही डायरेक्शन नहीं पता, सी अंदर देख रहा है या बाहर, तो हम डी को नहीं बता सकते कि वो किस तरफ देख रहा है। इसका मतलब ये होगा कि सेकंड से भी इंडिविजुअल आंसर नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन 2 भी क्या होगा, खत्म हो गया। अब इस स्थिति में जब पहले से भी इंडिविजुअल आंसर ना आए, सेकंड से भी इंडिविजुअल आंसर ना आए, तो अब क्या करना पड़ता है, इसके बाद क्या करना होता है, दोनों डायग्राम दोनों स्टेटमेंट को क्या करना होता है, कंबाइन करना होता है। चलिए दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके अब देखते हैं कि क्या बनेगा।
1 2 3 4 5 6। अब जब दोनों को कंबाइंड करना है तो बड़े ध्यान से सुनना, जो बैठ चुके हैं उनको आप पहले डेफिनेट बिठाओ। देखो एफ के राइट में दूसरा, जहां पे भी एफ था एफ के राइट में दूसरा कौन था, बी था। फिर यहां पे हमने देखा यहां पर ई था, इस तरफ उसका ए बैठा था। अब यहां देखो C इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ B, जहां B देख रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में C देखेगा। अब B अंदर की तरफ देख रहा है इसमें, तो C कहां देखेगा, बाहर। इसका मतलब हमें पता चलेगा C कहां देखेगा, आउटसाइड। और यहां पे लिखा हुआ है D इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ C, C के लेफ्ट में दूसरा कौन बैठा हुआ है, D। इसका मतलब हमारा C बाहर की तरफ देख रहा है और C के लेफ्ट में दूसरा D आना चाहिए। अब जब ये दोनों जगह है तो 100% यहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, C को बनाना पड़ेगा। C को यहां पे रखेंगे तो यहां कौन बैठेगा, D बैठेगा। C इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ B। अच्छा जब आपने ये बनाया तो क्या यहां D की डायरेक्शन पता चली, मतलब जब पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट दोनों को कंबाइन किया गया, क्या D की डायरेक्शन पता चली, नहीं, D की डायरेक्शन भी पता नहीं चली। इसका मतलब आपका आंसर क्या आना चाहिए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो इसका आंसर ये बन जाएगा। अच्छा आप लोगों को पता होगा कि डेटा सफिशिएंसी को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका मैंने केवल सॉल्यूशन बताया, मैं बहुत डिटेल इसमें अप्रोच में नहीं गया कि इसको डिटेल में आपने किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए फिर भी अगर आप लोगों को डाउट रहेगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, फिर उस चीज पे हम सॉल्यूशन करेंगे, फिर देखेंगे फर्दर क्या चीज करनी चाहिए। अगला है इनइक्वालिटी से। अब इसने कहा कौन सा कंक्लूजन आपका सही है, तो पहला कहा गया एस और एम। अगर आप एस और एम को देखें तो देखो एस और एम के बीच में क्या रिलेशन आना चाहिए, एस और एम के बीच में रिलेशन आना चाहिए एम इज लेस देन एस, या फिर एस बड़ा है, लेकिन यहां एस को छोटा कर दिया, यानी पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला फॉलो नहीं करेगा। दूसरा कहा उसने एफ और एस, एफ और एस के बीच में देखो क्या रिलेशन आएगा, एफ और एस के बीच में रिलेशन आएगा एफ लेस देन इक्वल टू एस, या फिर एस बड़ा बराबर है एफ से। एस बड़ा बराबर, लेकिन एस को कितना रखा गया, बराबर, तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तीसरा आई और जे, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आई और जे के बीच में क्या रिलेशन आना चाहिए, रिलेशन यही आना चाहिए आई लेस देन जे, या फिर जे बड़ा होना चाहिए किससे, जे बड़ा होना चाहिए आई से। अब जे बड़ा होना चाहिए, यहां जे को छोटा कर दिया गया, तो तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा देखिए एम और डी, अब ध्यान से देखना एम और डी के बीच में क्या रिलेशन आएगा, एम और डी के बीच में रिलेशन आएगा एम लेस देन डी, और यही आपका क्या आया, कंक्लूजन में भी दिया गया कि एम छोटा होना चाहिए डी से, तो आंसर क्या आएगा इसका, ओनली कंक्लूजन फोर्थ इज ट्रू, यानी चौथा जो कंक्लूजन है आपका वो क्या है, बिल्कुल सही है। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब अगला प्रश्न जो है आपका स्टेटमेंट और इन्फेरेंस से है। अब ध्यान से इसको हिंदी में भी देख लीजिएगा, मैं पहले इसको हिंदी में रख रहा हूं, आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा, फिर इसको देखते हैं किस तरीके से आपने करना है। अब देखो इसमें क्या कहा गया, भारत में ईंधन की कीमतें यानी जो फ्यूल है, फ्यूल का जो प्राइस रेट है वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है, और ये इस प्रकार से बढ़ती हुई चली जाएगी कि इनकी जो कीमत में जो ये इंक्रीमेंट हो रहा है इसका कोई अपर लिमिट है ही नहीं। ठीक है, दूसरा कहा गया, अब आपने करना क्या है, स्टेटमेंट तो ये दिया गया कि भारत में ईंधन की कीमत यानी फ्यूल का जो प्राइसेस है वो डे बाई डे बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन अपर लिमिट की कोई भी सीमा नहीं है, कुछ भी नहीं दिया गया। अब इन्फेरेंस यानी क्या अनुमान, अब इसका क्या अनुमान हो सकता है आपने लगाना है। पहले कहा गया केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन पर करों में कटौती नहीं की है। अच्छा क्या इसके कटौती करने से इसमें कुछ फर्क पड़ेगा, यानी आपको अनुमान लगाना है। ठीक है, दूसरा कहा गया अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगाई का असर ईंधन की बढ़ती कीमतों पर पड़ रहा है, कह रहा है। अब देखो इसको ध्यान से इंग्लिश में भी सुनिएगा, मैं फिर आंसर बताता हूं क्या आना चाहिए इसमें। फ्यूल प्राइस इन इंडिया आर इन्फ्लेटिंग डे बाई डे एंड देयर इज नो अपर लिमिट टू इट्स प्राइस इंक्रीज, प्राइस को इंक्रीज करने की कोई ऊपरी लिमिट है ही नहीं। अब इसने कहा था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने कट डाउन नहीं किए, तो ये इसका जो इन्फेरेंस होगा यानी अनुमान होगा, ये क्या होगा आपका, सीधे सीधे गलत होगा। दूसरा इन्फ्लेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट इन्फ्लुएंसिंग द राइज फ्यूल प्राइसेस, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर उसने अपर लिमिट की बात करी कि कोई भी इंडिया में अपर लिमिट नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि फ्यूल प्राइसेस किस कारणों से बढ़ रहे हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में अपर लिमिट की बात की गई है। फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है वो बढ़ने दो, लेकिन उसने ऊपर इस वाले में जो स्टेटमेंट में है वो अपर लिमिट की बात करी। बाकी दोनों जो आपके इन्फेरेंस है, अनुमान है, उसमें वो कह रहा है कि फ्यूल क्यों महंगा होता जा रहा है। तो दोनों करेक्टली उससे कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर क्या बनेगा, नाइदर इन्फेरेंस फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या पूछा गया आपके पास। फिर देखो आपके पास एक और क्वेश्चन, देखो ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपके पास किससे पूछा गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। अब इस वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें, यहां क्या आंसर आना चाहिए। इसने ये कहा, सेम वैसी है, ये आपके पास 163, ये 3, 147, फिर 7 है और लास्ट में 1 है। क्या कहता है, अगर आप प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दें, चलो कर दो, तो प्लस की जगह यहाँ पे 3 और 147 के बीच में माइनस रख दो, 7 और 1 के बीच में माइनस था तो यहाँ प्लस रख लो। इंटू और डिवाइड को भी इंटरचेंज करने को कहता है, चलो यहाँ पे डिवाइड था तो यहाँ पे इंटू लगा दो, जहाँ पे इंटू था वहाँ डिवाइड लगा लो, यहाँ पे डिवाइड लगा लो। फिर वही बॉड मास का फॉलो करते हुए चलने ना है। 163 इंटू 3 माइनस, अब ये कितना आएगा, यहाँ पे 21 आएगा, प्लस 1। अब देखो 3 तिया 9, 3 छके 18, 3 एकम 3 और 1 4, कितना है यहाँ पे 489। अब यहाँ देखो ये कितना आएगा, -20। अब देखो 489 में से अगर आप 20 को लेस करते हैं तो फिर कितना आंसर बनना चाहिए, आपका आंसर बनना चाहिए 69, 79, 89। तो क्या आएगा आंसर, ऑप्शन 2 बेहद आसान होता है, आपका आराम से एग्जाम में बन जाएगा। चलो 24वां क्वेश्चन देखो, पहले हिंदी में रखते हैं। क्या कहा इसने, आपके पास स्टेटमेंट और रीजन, यानी ये कथन दिया गया है और यहां पे कारण। आपने देखना है कि क्या इस जो स्टेटमेंट में बातें कही गई हैं उनके कारण यही हैं या नहीं है। पहला, इसने कहा कि भारत में जो बड़े शहरों हैं उनमें देश के ग्रामीण हिस्सों से बड़ी संख्या में जो है प्रवासी लोग जा रहे हैं। क्या कह रहा है कि भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं, और वो कौन कौन से बड़े शहर हैं, जो भारत के 6 सबसे बड़े महानगर हैं उनकी बात कर रहा है कि इनमें गांव से आने वाले लोगों की संख्या दिन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और क्या कहा, 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार बाहर से यानी ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग गए हैं उनमें कितने हैं, ये 48%, यानी गांव से बहुत ज्यादा मात्रा में प्रवासी लोग जो हैं बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं। अब इसका कारण क्या हो सकता है कि लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं, इसका कारण क्या होगा। पहला कहा गया कि शहरों में बेहतर करियर और आर्थिक संभावना की उपलब्धता के कारण ऐसा होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, जब गांव में अच्छी सुख सुविधा नहीं है, ना तो कैरियर है, ना ही कोई पैसा कमाने का साधन है, तो लोग क्या करते हैं, उसमें शहरों की तरफ मूव करते हैं, यानी उस तरफ माइग्रेट करते हैं। तो पहला वाला आपका अनुमान क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। दूसरा कह रहे हैं कि प्रवास इसलिए भी होता है क्योंकि लोगों को यात्रा करना और नई शहरों की खोज करना पसंद है। तो दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा इसमें, इन इंडिया लार्ज सिटी हैव अट्रैक्टेड माइग्रेंट पॉपुलेशन फ्रॉम अक्रॉस रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, वही बातें हैं कि रूरल से लोग क्या जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जो भारत के लार्जेस्ट जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां क्या हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 48% लोग आपके पास माइग्रेंट हुए। तो इसका कारण ये होगा कि माइग्रेशन इसलिए होता है क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं होती है बेटर करियर और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस का, किसमें, सिटी रूरल में, इसलिए लोग सिटी में चले जाते हैं। तो दूसरा वाला गलत होगा। तो आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट इज द पॉसिबल रीजन। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। अगला आपको पूछा गया है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द पेयर। ऐसा कौन सा पेयर है जो इस ग्रुप को फॉलो नहीं करता, यानी ये ऑड वन आउट का है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। अब देखना, ट्रैवल, टूर एक जैसे वर्ड हैं, कैरी, लिफ्ट एक जैसे वर्ड हैं, सिमिलर हैं, लुक, सी ये भी एक जैसे हैं। तो सबसे अलग कौन सा इसमें, ऑप्शन 4। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4। अगले में जाओ। देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका ये सीरीज का है, और इस सीरीज में आपको ये पूछा गया कि बताओ अगर यही पैटर्न आपका आगे चलता रहा तो इसमें कौन सा आपका सही आंसर होगा। अब देखो इसका लॉजिक क्या चलता है, इसमें देखो क्या चल रहा है, बड़े ध्यान से सुनते रहना, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, आप केवल आंसर को सुनिएगा किस तरीके से। इसमें यह हुआ, जब आप पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाएंगे
तो ये जो R यहां पे था ये सबसे इधर चला गया, R गया इधर, उसके बाद फिर कौन आया P, P के बाद देखो R जब इधर जाएगा तो R के बाद ये P इधर शिफ्ट होगा, T थोड़ा सा और आगे शिफ्ट होगा, S और आगे शिफ्ट होगा। यानी दूसरे में आप अगर लास्ट में देखेंगे तो यहां पे कौन होना चाहिए था S, बाद में जो भी एलिमेंट यहां पे होगा ये दोनों अपनी जगह इंटरचेंज कर लेते हैं। यानी यहां पे होना क्या चाहिए था, S को जाना चाहिए था S, और ये आपस में क्या कर लेते हैं इंटरचेंज। दूसरे में देखो फिर उसमें भी यही होगा, ये वाला बॉक्स आपका इधर आएगा, ये जो बॉक्स दिया गया। अच्छा फिर R थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगा, R आगे शिफ्ट होगा तो P और आगे शिफ्ट होगा, और फिर लास्ट में कौन आना चाहिए T। और उसके बाद क्या होता है आपका, ये जो एलिमेंट यहां पे होता है और जो इस जगह पे होता है ये अपनी जगह बदल लेते हैं, तो S यहां चला जाएगा, T इसमें आ जाएगा। यानी अगले में क्या होगा, ये T आपका इधर जाएगा तो सबसे पहले कौन आएगा T, T के बाद S, S के बाद बॉक्स, बॉक्स के बाद R, और R के बाद यहां देखो सबसे इधर कौन आएगा T आएगा, T के बाद बॉक्स, बॉक्स के बाद R। ये जब T यहां जाएगा, ध्यान से सुना, तो T यहां पे आया, T के बाद कौन आना चाहिए S, थोड़ा आगे शिफ्ट होगा, S के बाद बॉक्स, थोड़ा R आगे शिफ्ट होगा, बॉक्स के बाद यहां पे कौन शिफ्ट होगा R, और उसके बाद R और ये अपनी जगह बदल लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अब आपका R और P जब जगह बदलेंगे, ध्यान से सुनना है यहां पे, तो आपका यहां पे क्या होगा P चला जाएगा और यहां कौन आएगा R। अब देखो यहां बॉटम में R आना चाहिए, कहां पर नहीं है, थर्ड में नहीं है, सेकंड में नहीं है, पहले और चौथे में। और पहले और चौथे में जो माइनर सा डिफरेंस आ रहा है वो एरो का आ रहा है। अब एरो का भी लॉजिक देखिएगा क्या हुआ। अब एरो में देखिए जब आप यहां से यहां ये एरो हुआ तो ये शिफ्ट हुआ 90 डिग्री क्लॉकवाइज। यहां से यहां जब एरो शिफ्ट हुआ मतलब अगले उसमें रोटेशन जब चला तो जो आपका एरो है वो 90 डिग्री 90 नहीं, इसमें कितना रोटेट हुआ, एग्जैक्ट 180 डिग्री, 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। फिर 180 डिग्री के बाद यहां से जब यहां गया तो कितना रोटेट हुआ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 90 के बाद फिर कितना होना चाहिए, नेक्स्ट में ये रोटेट होना चाहिए 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब अगर आपका एरो पहले इधर था तो अब एरो की साइन किधर होनी चाहिए, वेस्ट की तरफ, और जब वेस्ट की तरफ होगा तो आंसर कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन पहला। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें आपका ये अगला जो क्वेश्चन है अरेंजमेंट से, सिटिंग अरेंजमेंट से, इसमें क्या पूछा गया, अनसर्टेन का है कि कुछ लोग उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, फेसिंग नॉर्थ। पूछा क्या गया इसमें लास्ट में, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, और सभी लोगों की जो फेसिंग है वो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ में। अब देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन आपने कैसे बनाना है। कहा गया इसमें n इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, जहां पे भी P होगा P के लेफ्ट में थर्ड कौन है, n। अच्छा सभी की फेसिंग याद रखना नॉर्थ की तरफ है तो P के लेफ्ट में थर्ड यहां पे कौन आ जाएगा, n आ जाएगा। ध्यान रखना सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। आगे देखो m इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ n, n के लेफ्ट में थर्ड कौन है, m, तो n का लेफ्ट में थर्ड 1 2 3, यहां पे कौन होगा, m होगा। आगे देखें O इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, M के लेफ्ट में थर्ड कौन है, O है, तो 1 2 3, तो M के लेफ्ट में थर्ड इधर कौन आ गया, O। आगे देखो M इज सिटिंग बिटवीन O एंड N, बिल्कुल सही आ रहा है। आपका जो O और N है, O और N के एग्जैक्ट बीच में कौन आया, M। N इज सिटिंग बिटवीन MP, यहां भी देखो M और P के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, N बैठा हुआ है। इफ नो अदर पर्सन सिटिंग इन द रो, अगर इस पंक्ति में और कोई लोग नहीं बैठे हैं तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको काउंट करना है। तो काउंट कीजिएगा कितने हो रहे हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी इसमें 10 लोग बैठे हुए हैं। देखो आपको जो खाली सीट है वो भी आपने काउंट करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 28 वाले में। 28वें में क्या कहा गया इसमें, हाउ इज द P रिलेटेड टू S, यानी S ने P को क्या कहना है। अब ध्यान से देखिए, Q इज द मदर ऑफ R, जो Q है वो मदर है किसकी, R की, तो इस तरीके से बनेगा। P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P जो है हस्बैंड है किसका, Q का, तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में डबल पैरेलल लाइन का इस प्रकार यूज किया जाता है। S इज ब्रदर ऑफ R, S जो है भाई है किसका, R का, तो क्या पूछा गया, हाउ इज द P रिलेटेड टू S, S P को क्या कहेगा। तो देखो ये S का भाई या बहन, ये S की मम्मी, ये S के फादर, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ऑप्शन फोर्थ, यानी उसने उनको क्या कहना है, फादर।
चलिए बढ़े इसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन में इसका। अब इसने ये अगला जो क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग में यहां क्या कहा गया आपको, किसी सर्टेन लैंग्वेज में BUTTER बटर को क्या कहा गया आपके पास, CWWSCO। आपको एक और दिया गया कि इसको ये कहा जाता है और आपको पूछा गया लेटेंट LATENT, इसका कोड आपको पूछा गया। अब ध्यान से देखना, जो जो अल्फाबेट यहां है वो यहां नहीं है, यानी आपका रिप्लेसमेंट का है, यानी प्लस या माइनस कुछ चल रहा होगा। देखो इसका लेटर पोजीशन 2 होता है, ये 21 होता है, ये 20 होता है, 20 होता है, E का 5 R का 18। अब यहां देखिए ये 3 होता है, ये 21 नहीं, इसको 23। आपका W कितना होता है 23, ये भी 23, S 19, C 3 और O 15। अब यहां से यहां देखें, जब आप B से C में गए तो कितना ऐड हुआ, +1, U से W में +2, T से W में +3। जब आप 20 से 19 गए -1, फिर यहां -2 और यहां -3। इसका मतलब आपका लॉजिक क्या लगना चाहिए, +1 +2 +3 -1 -2 और -3। L में +1 कीजिए, ठीक है, आपका 12 होता है, 13 होना चाहिए, नहीं L में +1 करेंगे M, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 का मतलब C, 20 में 3 ऐड करेंगे 23। तो आंसर क्या आना चाहिए शुरुआत में MCW, और MCW आपका इसमें नहीं है, ऑप्शन 2 में नहीं है, यानी बाकी बच्चे में से कोई एक आंसर होगा। E में से 1 गया, यह आपका 5 होता है यानी D। N में से 2 गया, 14 होता है, 2 कम कीजिएगा कितना आएगा L, और T में से 3 कम कीजिएगा तो आपका कितना आना चाहिए Q। तो देखो DLQ आपका आना चाहिए, तो फिर आंसर कौन सा बनेगा इसमें, ऑप्शन फर्स्ट। दूसरे वाले को भी चेक कर लेना, आपका जो लॉजिक बनेगा वो लॉजिक क्या बन रहा है, +1 +2 +3 और -1 -2 और -3। चलिए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसके लास्ट क्वेश्चन है आपका किस चीज का, ये भी आपका डेटा सफिशिएंसी का। पहले हिंदी में रखा हुआ है, हिंदी वाले इसको देख लेना, मैं फिर इसको इंग्लिश में करते हैं इसको। देखो इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया, हाउ इज द किशोर रिलेटेड टू सुजाता, यानी सुजाता ने किशोर को क्या कहना है। बड़े ध्यान से देखना इसको कैसे करना है, सुजाता ने किशोर को क्या कहना है। पहला, नव्या डॉटर ऑफ किशोर। फर्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व किया तो जो नव्या है वो डॉटर है किसकी, किशोर की। चलिए आगे देखें, विनीता इज वाइफ ऑफ किशोर। विनीता जो है वो वाइफ है किसकी, किशोर की। अगर आपने पहला स्टेटमेंट देखा, पहले स्टेटमेंट में किशोर तो है, लेकिन पहले में क्या सुजाता है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब पहले से आंसर नहीं आएगा। अगर पहले से आंसर नहीं आएगा तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, देखो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर नीडेड, नहीं फर्स्ट अलोन सफिशिएंट, ये आपका कैंसिल हो गया। और अगर पहला कैंसिल हुआ तो आपका आइदर और भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। सेकंड देखो, अमन इज द ब्रदर ऑफ नव्या। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जो अमन है वो ब्रदर है किसका, नव्या का। आगे देखें, सुजाता ओनली डॉटर ऑफ अमन। सुजाता इकलौती डॉटर है किसकी, अमन की। अब इसमें नव्या है, सुजाता है, अमन है, पर क्या इसमें किशोर है, नहीं। इसका मतलब सेकंड से भी इंडिविजुअल आंसर नहीं आएगा, तो ऑप्शन 4 भी आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। यानी आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं। और अगर मैं इसको मिक्स करके देखूं, अब जब पहले से भी इंडिविजुअल आंसर नहीं आया, दूसरे से भी इंडिविजुअल आंसर नहीं आया, तो दोनों को क्या करना होता है, कंबाइंड। और अगर हम दोनों को कंबाइंड करें तो क्या पता चला, यहां पे जो किशोर है वो हस्बैंड है किसका, विनीता का। यहां पे देखना, किशोर की जो इकलौती किशोर की जो बेटी है वो कौन है, नव्या। अब यहां देखो, नव्या का जो भाई है, नव्या का जो ब्रदर है वो कौन है, अमन। और अमन की जो इकलौती बेटी है, अमन की जो डॉटर है वो कौन है, अमन की डॉटर है सुजाता। तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो यहां से आंसर आएगा। यानी आपका जो आंसर बनना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट आना चाहिए, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नीडेड। ठीक है, तो ये आपका जो सीजीएल का मेंस का एग्जाम था जो इस बार 2023 में हुआ था 26 अक्टूबर को, ये उसके जो 30 क्वेश्चन था उनका सॉल्यूशन था। ठीक है, चलिए तो यहां तक अगर देखिएगा, अगर आपको किसी में डाउट रहेगा तो आप कमेंट में थोड़ा डिस्कस कीजिएगा, फिर उस चीज पे आप बात कर सकते हैं कि वहां आप क्या करें। ठीक है, चलिए आज को इतना ही रखते हैं, थैंक यू।